Hello everyone. This is the part 2 for this chapter, metals and non-metals. तो part 1 हमारा हो चुका है already, that is physical properties. Right, physical properties के through हम लोगों ने differentiate किया था that what is the difference between a metal and a non-metal. अब हम लोग chemical properties के basis पे discuss करेंगे that what is the basic difference between metal and non-metal. Rather we would more focus on the properties of metals now, right? तो हम लोगों ने सबसे पहला डिफरेंस जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में देखा वो ये था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर आप ले लो मैग्नीशियम इज अ मेटल, कैल्शियम ले लो कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी मेटल की ऑक्साइड हो गई, स्ट्रोंशियम इज अ मेटल, ऑक्सीजन, तो ये हो गई आपकी मेटल की ऑक्साइड। तो जब मैंने मेटल की ऑक्साइड्स को पानी में डिसॉल्व करा और रेड लिटमस पेपर को डिप करा इस सॉल्यूशन में बेसिकली, सो देयर वाज अ color change, that means it was turning red litmus paper to blue। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास मेटल्स के ऑक्साइड हैं दे आर बेसिकली बेसिक इन नेचर, क्योंकि ये क्या कर रही है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर रही है। वाइल दैट ऑफ नॉन मेटल की अगर आप ऑक्साइड लेते हो, नॉन मेटल की ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हम लोग ले लेते हैं P2O3, P2O5, NO2, N2O, ठीक है। तो ये जनरली आपकी होती हैं एसिडिक इन नेचर। हमें कैसे पता कि एसिडिक होती है, जब हम इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं एंड देन वी टेस्ट इट विद अ ब्लू लिटमस पेपर, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, दैट मीन्स ये क्या होंगी, एसिडिक इन नेचर। So the first point of difference that comes between metals and non-metals on the basis of their chemical properties is that metal oxides are basic in nature, however non-metal oxides are acidic in nature। तो ये आपका हो गया पहला difference, right? तो हम लोग metal की chemical properties के बारे में ज़्यादा focus करेंगे rather than that of the non-metal। अब देखेंगे इधर देखो, सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ मेटल्स रिएक्ट विद एयर। ठीक है, एयर में हम लोगों ने देखा था कि बर्न करने के लिए बेसिकली क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मैंडेटरी फॉर बर्निंग ऑफ अ कंपाउंड बेसिकली, राइट, और बर्निंग ऑफ एनीथिंग। तो मेटल को जब आप ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। इट फॉर्म्स व्हाट, मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको क्या करना है कि ये जनरल रिएक्शंस याद रखने, जनरल रिएक्शंस यू हैव टू रिमेंबर एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन द इक्वेशंस। ठीक है, हमें पता है कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, तो कॉपर इज अ मेटल, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो आपको रिएक्शंस रटने की जरूरत नहीं है बेसिकली, अगर आप इतना लर्न कर लोगे कि मेटल और ऑक्सीजन मिला के मेटल ऑक्साइड दे रहे हैं तो आप बाकी रिएक्शंस भी अपने आप लिख सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि कॉपर को अगर ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट हैज बीन फॉर्म्ड, तो वो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। हाउ विल यू फॉर्म द फॉर्मूला, बेसिकली ऑक्सीजन -2 कॉपर +2 क्रिस क्रॉस मेथड, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। सिमिलरली मैंने बोला कि एल्यूमिनियम को आप ऑक्सीजन में करो तो क्या मिल रहा है, Al2O3, राइट, दैट इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। या मैंने बोल दिया कि मैग्नीशियम को ट्रीट करो ऑक्सीजन से तो आपको मिल रहा है MgO, जो हम लोगों ने याद है फर्स्ट चैप्टर में कहा था कि मैग्नीशियम रिबन व्हेन बर्न्ट इन एयर विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसे बैलेंस कर दो, राइट। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं या तो वो बेसिक होंगी या फिर वो एम्फोटेरिक होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट दैट मेटल ऑक्साइड्स कैन बी बेसिक ऑल्सो एंड कैन बी एम्फोटेरिक ऑल्सो। बेसिक तो हमें पता है कि क्या होती है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि दे कैन बिहेव एज एसिड्स ऑल्सो एंड दे कैन बिहेव एज बेस ऑल्सो, उनको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। So some of the oxides are basic in nature and some of the oxides are amphoteric in nature, that means they can behave both as acid also and a base also। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, देखो कौन कौन सी ऑक्साइड, अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट। अब हमें पता है कि जनरल रिएक्शन इज एसिड प्लस बेस गिव्स यू salt plus water. This is what a neutralization reaction. Neutralization reaction.
तो यहाँ पे देखो Al2O3 लिया और मैंने उसे एसिड के साथ ट्रीट किया, बिकॉज इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो ये अभी कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह। एसिड के साथ ही कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट, दैट इज Al और Cl का सॉल्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। सिमिलरली अगर आप इसे बेस की तरह ट्रीट करोगे, बेस के साथ ट्रीट करोगे, तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, एंड अगेन एसिड प्लस बेस will give you salt plus water। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि Al2O3 जो है वो एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव कर सकता है, बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, दैट मीन्स इट कैन बिहेव एज बोथ बेस एंड एसिड, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट यू कम ऑन टू कि कौन से मेटल ऑक्साइड्स आपके बेसिक होते हैं, ठीक है। तो अभी देखो कि आपके पास जो ऑक्साइड्स होते हैं मोस्टली जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम ऑक्साइड है, इट इज बेसिक इन नेचर, वाटर के साथ मिलके वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, एंड वी नो दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ठीक है। इसलिए ये ऑक्साइड क्या है, बेसिक है। क्यों, क्योंकि ये वाटर में जाके एल्कली बनाती है, ठीक है। तो एल्कली को हम लोग क्या बोलते हैं, या बेसिकली जो कंपाउंड एल्कली बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, दैट आर नोन एज बेसिक इन नेचर। सिमिलरली फॉर पोटेशियम ऑक्साइड, इफ you will see on reaction with water, it is forming potassium hydroxide, and potassium hydroxide is also a base। यानी कि जो आपकी ऑक्साइड्स हैं ये क्या है, बेसिक इन नेचर। नाउ नेक्स्ट यू मूव ऑन टू रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। क्या हर मेटल की सेम रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन? नो, they are not having same reactivity with oxygen। Let us see how did we find out experimentally, right? पोटेशियम और सोडियम को अगर आप लोगे, they react vigorously with oxygen, they react vigorously with oxygen। तो पोटेशियम और सोडियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ कि हम लोग इसे केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, राइट। A small amount of sodium can react vigorously with oxygen, and same stands for potassium also। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक्चुअली में क्या करते हैं, ये पहले थोड़े से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बना लेंगे और Al2O3 बना लेंगे। अब जैसे ही ये ऑक्साइड की फिल्म बन गई, राइट, जैसे मैग्नीशियम लिया आपने, मैग्नीशियम के ऊपर MgO की एक फिल्म बन गई, इसने पहले थोड़े से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, अब ये प्रिवेंट करेगी कि जो बाकी मैग्नीशियम बचा है वो और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। सो दे हैव अ बेसिक लिमिट टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्योंकि ये अपने अराउंड क्या बना लेते हैं, फिल्म बना लेते हैं। नेक्स्ट इज कॉपर। तो कॉपर जो है वो बर्न नहीं करता, लेकिन जब आप हॉट कॉपर लोगे वो आपका कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। नॉर्मल अगर आप कोल्ड टेम्परेचर पे कॉपर लोगे तो दैट डज नॉट बर्न, बट इफ यू विल टेक हॉट कॉपर, बेसिकली वो आपका कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। नाउ इफ यू कंसिडर सिल्वर और गोल्ड अगर आप लेते हो तो वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जैसे हम लोग ज्वेलरी वगैरह देखते हैं, ठीक है, अगर वो प्योर गोल्ड है या फिर प्योर सिल्वर है तो इट विल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो वो ब्लैकिश नहीं होगी, ठीक है। कई बार आप देखते हो जो आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, बेसिकली दैट इज मेड अप ऑफ गोल्ड और सिल्वर, वो क्या हो जाते हैं कि ब्लैक हो जाते हैं ऊपर से, राइट। सो ब्लैक किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिकली क्या कर लेते हैं कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं सिल्वर और गोल्ड के साथ, या फिर कोई मेटल मिक्स करा है बेसिकली, तो वो ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है, और वो ऑक्साइड आपका क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर प्योर सिल्वर और प्योर गोल्ड की बात करें तो वो कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर इनर्ट इन नेचर। तो ये तो था आपका सारा ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी के बारे में, राइट। नाउ अब हम लोग देखते हैं बेसिकली कि रिएक्शन विद वाटर। तो यहाँ पे देखो, वाटर के साथ अगर आप मेटल लोगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व।
प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। मेटल ऑक्साइड जो यहाँ पे बनी है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगी मेटल हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन विद वाटर के साथ आपको ये दो रिएक्शंस याद रखने हैं कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, राइट। सो पोटेशियम और सोडियम अगर आप देख रहे हो तो दे रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, ठीक है। तो सोडियम को अगर आप लोगे, छोटा सा भी पीस लेते हो बेसिकली, तो क्या होता है कि जैसे आप वो थोड़ा भी वाटर के कांटेक्ट में आता है या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, बेसिकली वो बर्न करने लग जाता है, ठीक है, वहां पे आग लग जाती है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हीट कंटेंट बहुत ज्यादा जहां रिलीज हो उसे कहते हैं हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि पोटेशियम और सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है, रिएक्शन इतना ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है, इतनी हीट निकल जाती है कि हाइड्रोजन जो है वो फायर कैच कर लेती है। ये जो हाइड्रोजन रिलीज होगी आपकी बेसिकली वो फायर कैच कर लेगी, राइट। सो यहाँ पे अब ये जो मेटल ऑक्साइड बनेगा, बेसिकली पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, पोटेशियम की ऑक्साइड, सोडियम की ऑक्साइड। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके KOH प्लस हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी रिलीज करेगा। सिमिलरली फॉर सोडियम ऑल्सो वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा प्लस हीट एनर्जी ऑल्सो। और ये जो आपकी हीट एनर्जी बेसिकली निकलती है दैट बर्न्स हाइड्रोजन, इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट यू कम ऑन टू कैल्शियम। तो कैल्शियम की अगर हम लोग रिएक्टिविटी देखते हैं तो यहाँ पे जो है इतनी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है कि आग पकड़ लेगी, राइट। तो कैल्शियम की रिएक्टिविटी जो है वो कम है देन दैट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करके आपका बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सी हियर, कैल्शियम यहाँ पे, OH यहाँ पे -1 +2, तो ये क्रिस क्रॉस करके आपका क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैल्शियम जो है वो वाटर पे इसलिए फ्लोट करता है क्योंकि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे वो स्टिक हो जाते हैं कैल्शियम के सरफेस पे, दे मेक इट लाइट, देयरफॉर हमारे पास कैल्शियम जो होगा वो वाटर में फ्लोट करता है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो भी सेम करेगा कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन उसके स्टिक हो जाएंगे और उसके बाद क्या होगा कि वो फ्लोट करने लग जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम जो है उसकी रिएक्टिविटी कैल्शियम से थोड़ी कम है, ठीक है। ये सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। देखो पोटेशियम सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद आप देखोगे कैल्शियम थोड़ा कम रिएक्टिव, उसके बाद मैग्नीशियम देखोगे तो वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम और आयरन अगर आप देखोगे तो वो हॉट वाटर से भी नहीं करते, वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। वो किससे रिएक्ट करेंगे, स्टीम से रिएक्ट करेंगे, दैट मीन्स वाटर वेपर। तो एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन रिएक्ट करके वाटर के साथ क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड, दैट इज Fe3O4, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बाकी मेटल्स, लेड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये रिएक्ट ही नहीं करते पानी से, राइट। सो बेसिकली हम लोगों ने जो पढ़ा कि पोटेशियम सोडियम आर हाईली रिएक्टिव, कैल्शियम थोड़ा कम रिएक्टिव, मैग्नीशियम और थोड़ा कम रिएक्टिव, एल्यूमिनियम आयरन थोड़े और कम रिएक्टिव, एंड लेड, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर द लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्शन विद एसिड। तो देखो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये आपको जनरल याद रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके बनाएगा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और टू बी मोर प्रिसाइज इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड देखो FeCl3 होता है एक, और एक FeCl2 होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फेरस क्लोराइड। और इसे हम लोग बोलते हैं फेरिक क्लोराइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन
+3 में होता है और यहाँ पे आयरन +2 में होता है। तो यूजुअली अगर आप कोई भी मेटल ले रहे हो, जैसे मैंने मान लो टिन लिया, ठीक है, या फिर कोई और मेटल ले लो, लेटर से मैंने कॉपर लिया, कॉपर की +1 होती है, +2 होती है। तो जो कम वाली होती है उसके आगे हम लगाते हैं OUS, और ज्यादा वाली के लिए हम लोग लगाते हैं इक। तो इट इज क्यूपरस एंड दिस इज क्यूपरिक। सिमिलरली हियर ऑल्सो फेरस एंड फेरिक। एल्यूमिनियम और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो डाइल्यूट HCl के साथ तो सेम रिएक्शन हो गया कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव यू व्हाट, मेटल सॉल्ट बेसिकली एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। लेकिन आप HNO3 के साथ, दैट इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अगर आप उसके साथ रिएक्शन करोगे तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये ऑक्सीडाइज हो जाती है वाटर में। हाइड्रोजन गैस किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगी, वाटर में। एंड HNO3 खुद को रिड्यूस कर लेगा NO, N2O या फिर NO2 में। दिस मीन्स व्हाट कि HNO3 जो है बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, which reduces itself and oxidizes other species and oxidizes other species। तो यहाँ पे देखो HNO3 खुद को तो रिड्यूस कर रहा है NO, N2O और NO2 में, और हाइड्रोजन जो है उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है किसमें, वाटर में। ठीक है, तो मैग्नीशियम, हाउएवर अगर आप मैग्नीशियम और मैंगनीज की बात करो और बहुत ज्यादा डाइल्यूट HNO3 लो, व्हाट इज डाइल्यूशन, जहां पे हमारे पास सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो rather than that of solute। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर हम डाइल्यूशन करें HNO3 की, बेसिकली पानी का अमाउंट इंक्रीज कर दे एंड HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम रखें, तो उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। आप पहले वाला फॉर्म कर सकते हो कि मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस, मैंगनीज प्लस वेरी डाइल्यूट HNO3 विल गिव यू मैंगनीज नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। ठीक है, तो सिर्फ इन दो केसेस में डाइल्यूट HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बाकी में क्या होगा कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करने की वजह से हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड HNO3 अगर आप लोगे तो वो NO, N2O या फिर NO2 में रिड्यूस हो जाएगा। These are called oxides of nitrogen. These are called what? Oxides of nitrogen. Next, that is very important, is aqua regia. तो aqua regia क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं रॉयल वाटर, इसे बोलते हैं हम लोग रॉयल वाटर। So 1 volume of conc HNO3 and 3 volume of conc HCl। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया, मान लो मैंने 1 ml conc HNO3 लिया और 3 ml conc HCl लिया और उसे मिक्स किया, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम लोग कहते हैं एक्वा रीजिया। दैट मीन्स रेशियो क्या होना चाहिए HNO3 टू HCl का, 1:3, 1:3। अब ये जो एक्वा रीजिया होता है इसमें आप नोबल मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकते हो, नोबल मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, प्लैटिनम, ये जल्दी से किसी से रिएक्ट करते नहीं है। ठीक है, ना एसिड से करते हैं ना ऑक्सीजन से करते हैं, अगर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो नोबल मेटल्स होंगे वो एक्वा रीजिया में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे कि बाय चांस ऑर्नामेंट कई बार ऐसे आते हैं, बीच में बहुत ज्यादा एक फेक न्यूज चली थी कि आई थिंक आई वाज इन 11th और 12th दैट टाइम, या सो बीच में एक न्यूज चली थी बहुत ज्यादा कि कई लोग कहते हैं कि मैम चांदी साफ करवा लो, ठीक है, गोल्ड साफ करवा लो, मतलब पॉलिश करवा लो, जो उन पे ब्लैकिश चीज़ें हैं, मतलब ब्लैक जो कोट जम गया है बेसिकली वो साफ कर देंगे, हमारे पास एक पाउडर होता है एंड ऑल स्टफ, राइट। तो एक्चुअली क्या कर रहे थे वो लोग कि एक्वा रीजिया में डिसॉल्व कर रहे थे किसको, गोल्ड और सिल्वर को। ठीक है, एक्वा रीजिया क्या पानी बनाया है,
उसमें सिल्वर और गोल्ड को डिसॉल्व करा, या जो भी आपने उन्हें ऑर्नामेंट दिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर किसी ने गोल्ड की चेन दे दी है तो वो अगर एक्वा रीजिया में डिसॉल्व होगी तो उसका जो गोल्ड है, जो आपकी चेन का गोल्ड है, वो पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाता है उस एक्वा रीजिया के सॉल्यूशन में. सो दिस इज हाउ दे वर बेसिकली फूलिंग पीपल, राइट. बीच में ये बहुत चला था, आई गेस 6 to 7 years बिफोर, 5 to 6 year बिफोर. तो ये एक न्यूज़ में काफ़ी आया था कि वो क्या करते हैं, सोना चुराने वाले बोलते हैं उन्हें. तो एक्चुअली हाउ डू दे डू इट, राइट. अब आपकी चेन ले जाने से अच्छा द न्यू मेथड दैट दे फॉर्म्ड वाज बेसिकली व्हाट, कि एक्वा रीजिया का सॉल्यूशन फॉर्म करा, उसमें आपकी चेन को डिप करा, then they were able to extract all the gold and silver from your ornaments. So this is how they were basically looting people, right. सो ये तो हो गई चलो जनरल नॉलेज की बात. देखो रॉयल वाटर में इसमें क्या होता है, रॉयल वाटर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे आप लेते हो प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, राइट. सो इनको डिसॉल्व करने वाला जो है वो कौन है, एक्वा रीजिया. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बेसिकली रॉयल वाटर. नेक्स्ट है मेटल प्लस सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स. अब इसका हम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि आयरन फिलिंग्स होती हैं. कॉपर सल्फेट का हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया, उसमें हम लोगों ने आयरन फिलिंग डाली. तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज बेसिकली ब्लू इन कलर. तो जैसे मैंने आयरन फिलिंग्स डाली, मैंने देखा कि जो सॉल्यूशन का कलर था वो हो गया ग्रीन, राइट, विच इज बेसिकली द कलर ऑफ फेरस सल्फेट. एंड जो आयरन नेल्स मैंने डाली थी वो बेसिकली होती है ग्रे कलर में. अब वो कैसी हो गई, ब्राउन कलर की डिपॉजिट आ गई उसके ऊपर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, ठीक है. कॉपर सॉलिड जो होता है वो आपका ब्राउन कलर का होता है. तो रिएक्शन क्या हो रही थी कि बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कॉपर, तो उसने क्या करा कि कॉपर के सॉल्यूशन में से कॉपर को ही हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ जाकर सॉल्ट बना लिया, ठीक है. सो दिस इज नोन एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हम लोगों ने 10th में ऑलरेडी करी थी, राइट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और इसके लिए कंडीशन क्या जरूरी होती है कि आपका जो मेटल होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, तभी वो डिस्प्लेस कर पाएगा मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट. अदरवाइज उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. अगर मैंने कॉपर से मान लो एक कम रिएक्टिव मेटल ले लिया, यहाँ पे आयरन की जगह मैंने कोई कम रिएक्टिव मेटल ले लिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिर नहीं हो पाएगी. सो दिस इज हाउ बेसिकली मेटल reacts with solution of other metal salts. So इसके बेसिस पे आपकी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है. हम लोगों ने देखा कि वाटर के साथ कौन कौन जल्दी रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कौन कौन जल्दी रिएक्ट कर रहा है, कौन देर से रिएक्ट कर रहा है, कौन बिल्कुल ही नहीं रिएक्ट कर रहा है. तो इनके बेसिस पे हम लोगों ने बनाई क्या, रिएक्टिविटी सीरीज, राइट. सो दिस इज अ निमोनिक टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली. So here if you will see, K stands for potassium, Na stands for sodium, Ca stands for calcium, Mg stands for magnesium, Al stands for aluminium, Zn stands for zinc, Fe stands for iron, Pb stands for lead, H stands for hydrogen. Basically it is not a metal but still. Cu stands for copper, Hg stands for mercury, Ag stands for silver, and gold basically gold here, Au stands for gold. तो यहाँ पे देखो आपको इसे कैसे याद रखना है, प्लीज सेंड चार्लीज मंकीज एंड जेब्रास इन लार्ज ह्यूज केजेस मोस्ट सिक्योरली गार्डेड. अगेन आई विल रिपीट, प्लीज सेंड चार्लीज, दैट मीन्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, monkeys and zebras, magnesium, aluminium, zinc in large huge iron, lead, hydrogen cages, copper, most mercury,
सिक्योरली सिल्वर एंड गार्डेड इज गोल्ड। ठीक है, तो आप इसे आराम से याद कर सकते हो ऐसे। सो आप यहाँ पे सिंबल्स भी लिख सकते हो। पोटेशियम के लिए के, सोडियम के लिए Na, कैल्शियम के लिए Ca, मैग्नीशियम के लिए Mg, एल्यूमिनियम इज फॉर Al, जिंक इज फॉर Zn, आयरन स्टैंड्स फॉर Fe, Pb स्टैंड्स फॉर lead, हाइड्रोजन स्टैंड्स फॉर H, and Cu stands for copper, Hg stands for mercury, Ag stands for silver, and Au stands for gold। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली लर्न करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, वाई वॉज आयरन एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट आपका क्या दे रहा था, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, क्योंकि आयरन इज मोस्ट रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर मैंने सेम रिएक्शन करा होता दैट Ag reacts with copper sulfate, तो कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ कॉपर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज यू हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट। ओके, अब क्वेश्चन आता है मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। पिछली क्लास में व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली, तो मेटल्स का हमें पता था कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है एंड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ये टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल्स टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखो, जैसे सोडियम मेटल है, राइट। सो सोडियम मेटल में हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो ये बना आपका 2 8 1। अब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाहर कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। सो रादर देन दैट कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो इट फॉर्म्स Na+। अब मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया Cl के साथ, कि Cl के साथ ही कैसा कंपाउंड बनाएगा। तो क्लोरीन का अगर मैं लिखूंगी, इट इज 2 8 7। इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसके लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ताकि ये क्या बन जाए, Cl नेगेटिव और स्टेबल हो जाए। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इसे कहां से मिलेगा, सिंपल सी बात है। अगर मैंने लिया सोडियम और मैंने लिया Cl, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है और ये इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है। सो दिस फॉर्म्स अ आयनिक बॉन्ड, दिस फॉर्म्स अ आयनिक बॉन्ड, जहां पे आपका होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और बन जाएगा सोडियम प्लस एंड Cl नेगेटिव। तो ये क्या बना आपका केटायन और ये क्या बना आपका एनायन, केटायन बना और एनायन बना, एंड बोथ आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि दो चार्जेस जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड है वो कैसे अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये कैसा टाइप का बॉन्ड बना, जहां पे आपका एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन दे दे, एक स्पीशीज उसी इलेक्ट्रॉन को ले ले और वो एक बॉन्ड बनाए, उसे हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। So the bond that is formed between metals and non-metals is basically known as a ionic bond, where there is a complete transfer of electron. आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर की वजह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। मैग्नीशियम, सो इट इज 2 8 2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लोरीन की कितनी है, 2 8 7। ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अगर मैं इसे 2 क्लोरीन ले लूं, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा,
ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। और मैग्नीशियम भी रेडी है कितने इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है कि मैग्नीशियम जो है, लेट अस से क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, जिसे मैं क्रॉस से शो कर रही हूँ ताकि ये डिफरेंशिएट हो सके क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से। और एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, क्रॉस से इसलिए शो कर रही हूं ताकि आपको पता चले कि मैग्नीशियम वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन है। तो जो क्रॉस वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नीशियम ने क्लोरीन को दिए हैं। इससे मैग्नीशियम की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। वो क्या बन गया? मैग्नीशियम 2+, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। और क्योंकि Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये बन गए Cl नेगेटिव। और अब ये कैसी फोर्स से अट्रैक्ट होंगे? आयनिक फोर्स से। आयनिक बॉन्ड बनाएंगे या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा इनके बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे करके आप बहुत सारे बना सकते हो। सीजियम क्लोराइड बना सकते हो, सीजियम क्लोराइड बना सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड बना सकते हो, मैग्नीशियम फ्लोराइड बना सकते हो। इसे जरूर प्रैक्टिस करके देखना घर पे, ठीक है। एक मेटल लो, दूसरा नॉन मेटल लो और उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करो, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने गेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और कितने लूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एटॉमिक नंबर एटलीस्ट 20 तक आने चाहिए। एटॉमिक नंबर टिल 20, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो तो आप 30 तक लर्न कर लो, टिल 30। सो दिस इज द कॉज ऑफ द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखो जिन सॉलिड्स में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक सॉलिड्स। तो अब हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने NaCl पढ़ा, MgCl2 पढ़ा, ये क्या है? आयनिक बॉन्ड है। तो इसलिए ये कैसे कंपाउंड्स हैं? आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड के बीच बेसिकली हम लोग पढ़ लेते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट, दे आर हार्ड सॉलिड। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में प्रेजेंट होता है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब जो कैटायन और एनायन हैं, वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। और मुझे पता है कि सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे पैक्ड होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसलिए जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखो मेल्ट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेसिकली, कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाए एंड सॉलिड जो है आपका मेल्ट हो जाए। तो इनके होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट यू कंसिडर सॉल्युबिलिटी। तो देखो सॉल्वेंट हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास पोलर सॉल्वेंट, एग्जाम्पल फेमस एग्जाम्पल है आपका वाटर। और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, इथेन हो गया, ठीक है, या फिर आप ले लो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ये बेसिकली आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे हम इसे पोलर और नॉन पोलर बता सकते हैं मॉलिक्यूल को। फॉर द टाइम बीइंग यू कैन रिमेंबर दीज। एसीटोन हो गया। तो ये सारे क्या है? आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आयनिक सॉलिड्स और आयनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में दे डू नॉट डिसॉल्व। जैसे आप नमक देखते हो, NaCl इज व्हाट? द टेबल सॉल्ट दैट यू ईट बेसिकली, राइट। तो वो वाटर में इजीली मिक्स हो जाता है, तो मतलब वो पोलर सॉल्वेंट में इजीली मिक्स हो जाता है। लेकिन आप उसमें कभी एसीटोन में मिक्स करके देखो तो एसीटोन थोड़ा बहुत नॉन पोलर है, ठीक है। तो नॉन पोलर की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि NaCl आपने मान लो नमक लिया सॉलिड फॉर्म में, क्या वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? नहीं। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वहां पे जो Na+ और Cl नेगेटिव है वो एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप मेटल्स में देखते हो, मैंने लिखा था कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है।
लेकिन आयनिक सॉलिड में केटायन और अनायन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, या आप बोल सकते हो कि आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जब तक ये आयन फ्री ही नहीं है तो ये कैसे कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, कैसे ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट या फिर नेगेटिव प्लेट, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि या तो आप इसे वाटर में डिसॉल्व करो, वाटर में डिसॉल्व करने से Na+ और Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे, और अब ये वाला जो है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर सकता है और ये वाला पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर सकता है, और इसी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। या फिर आप इसे मोल्टन स्टेट में लो, मोल्टन स्टेट में भी सेम रीजन आएगा कि आपके Na+ अलग हो जाएंगे और Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे। तो अब जब ये अलग हो गए हैं तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट होती है उसे हम कहते हैं मेटालिक कंडक्टेंस, मतलब मेटल्स के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट होती है उसे बोलते हैं मेटालिक कंडक्टेंस। वाइल जहां पे आप लेते हो कि आयंस की वजह से कंडक्ट हो रही है उसे हम बोलते हैं आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस। सो अभी तक हम लोगों ने सारी केमिकल रिएक्टिविटीज पढ़ ली हैं, मेटल्स के बारे में, आयनिक कंपाउंड, मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे फॉर्म होते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हमें जो बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी निपटा दी है, सेकेंड क्लास में हम लोगों ने पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर दी है, राइट। अब थर्ड क्लास में आपको आएगा कि बेसिकली जो आप मेटल्स पाए जाते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते, ठीक है। जैसे सोडियम आपको ऐसे रखा नहीं मिल जाएगा, उसका ओर होता है, ठीक है, जहां से हम लोग उसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ मेटल्स जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी हाई होती है इसलिए वो सराउंडिंग एलिमेंट्स या फिर ऑक्सीजन या फिर किसी भी चीज से क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे और कंपाउंड बना लेंगे, कभी भी फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसे फ्री स्टेट में लाने के लिए कुछ कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम प्योर मेटल्स ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम देयर नेचुरल ओर्स। व्हाट आर नेचुरल ओर्स, जिस फॉर्म में वो एक्चुअली पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे हम सारी इंप्योरिटीज रिमूव कर सकते हैं, कैसे अगर सोडियम मान लो सोडियम ऑक्साइड की तरह प्रेजेंट है तो मैं उससे कैसे सोडियम निकालूंगी, अगर आयरन आयरन सल्फाइड की तरह प्रेजेंट है तो मैं उससे कैसे आयरन निकालूंगी, कैसे ऑब्टेन करूंगी प्योर आयरन, ठीक है। तो वो प्रोसेसेस बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। सो बेसिकली दिस चैप्टर इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड इज द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड थर्ड विल बी द ओर फॉर्मेशन और बेसिकली एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर, ठीक है। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि रिएक्टिविटी कितनी मैटर करती है, कि ज्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स होंगे तो उन्हें अलग प्रोसेस है निकालने का और एक्सट्रैक्ट करने का फ्रॉम देयर ओर्स, मीडियम वाले हैं तो उन्हें कैसे करेंगे, या फिर जो बिल्कुल ही अनरिएक्टिव है उन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उनके ओर्स से, राइट। सो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड इफ यू लाइक द वीडियो, subscribe the channel and share the video as much as possible. So thanks to all.